जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग घटना चक्र का क्लास तीसरा करेंगे। इसके पहले हम 2 कंप्लीट क्लास दे चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो ये जो है घटना चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे एग्जाम में आपका हेल्पफुल होगा। बिहार दरोगा, बीपीएससी, सीडीपीओ, यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस सारे एग्जाम में ये क्या होगा, आपका बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं। इसके पहले देखिए, अकबर के बारे में हम पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा सारे को हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं अकबर के बारे में। और इसका शासनकाल कब से कब रहा था? 1556 से 1605 तक। तो चलिए देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है। पहले चलिए पहले इसका डिस्कशन करने से पहले जो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जो है आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। तो बताएंगे शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? चलिए देखते हैं। इसका डिस्कशन अकबर के बारे में हम लोग करते हैं। तो देखेंगे अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। कहाँ हुआ था? अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में। 14 फरवरी 1556 को पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कालानौर नामक स्थान पर बादशाह घोषित किया गया। इस समय उसकी उम्र जो है 14 वर्ष से भी कम था। शाह अब्दुल माली ने अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। किसने इनकार कर दिया था? शाह अब्दुल माली ने जो है अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कहता है कि हुमायूं ने इसे फरजंद यानी पुत्र पुकारता था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। बैरम खां कौन था? अकबर का संरक्षक था। अकबर ने उसे अपने वकील यानी कि वजीर नियुक्त किया। उसने खान ए खाना की उपाधि से विभूषित किया। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजकुमारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था तो जो है सांगानेर नामक स्थान पर 1562 में आमेर का राजा, जिसका नाम बिहारी मल था, जिसको भारमल के नाम से भी कहा जाता है, बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनस्था स्वीकार की तथा उसने अपनी ज्येष्ठ पुत्री, जिसका नाम हरखाबाई और लोक प्रचलित नाम जो था उसका जोधाबाई, का विवाह करने का इच्छा भी व्यक्त किया। अकबर ने राजा के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा आमेर से लौटते समय सांभर में उसने राजा बिहारी मल के पुत्री से विवाह किया। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। इस प्रकार बिहारी मल यानी भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम, जिसका नाम था जहांगीर, उसका जन्म हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है कि अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाया करता था। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे हम लोग। कहता है अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 में दास प्रथा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर, 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। दास प्रथा कब समाप्त किया? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? 1563 में। और जजिया कर को समाप्त किया 1564 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का भी प्रयत्न किया था। उसने यह आज्ञा दी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पत्नी बांधी हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है
कि माहम अनगा के पुत्र अधम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दिया था। इसीलिए जो है अधम खां की हत्या स्वयं अकबर ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। अकबर के आक्रमण 1564 के फलस्वरूप शत्रु से घिरा जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। वीर रानी ने क्या की थी? आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 1565 में मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन ने भाद्रा जून में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा था। कहाँ जाना पड़ा था? सिवाना जाना पड़ा था। रावचंद्र सेन ने 1579 ईस्वी में सोजन पर अधिकार कर लिया, अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया और 1581 में उसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। कहता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मान सिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडागढ़ से 14 मील दूरी पर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतरा, अतः फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसमें जो है जिसमें कि राणा क्या हुआ? पराजित हुए। उसने अरावली की पहाड़ी में शरण लेनी पड़ी थी। मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमर सिंह 1615 में जहांगीर से संधि की थी। 1615 में किससे संधि की थी? जहांगीर से। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब शाहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया, तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कहते कि अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत ही बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का भी प्रयास किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है कि मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसके प्रांतीय शासन, उसकी लगन व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था तथा उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कहता है कि अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान कश्मीर से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। कहाँ से कहाँ तक था? कि अफगानिस्तान कश्मीर से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी, अतएव वह प्रशा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता था, जिसके शासनकाल में कानून की दृष्टि में सभी समान थे। कानून की दृष्टि में सभी समान थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी नाम मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख था। उसका
कार्य सैनिकों का वेतन और सैनिक संगठन से संबंधित था। अकबर ने 1573 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा पुनः प्रचलित करवाया था, जिससे सेनापति अपने घोड़े न बदल सके अथवा एक घोड़े 2 बार न प्रस्तुत कर सके। 1574-75 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को आधार पर सैनिक संगठन किया था। 1574-75 में जो है अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठन किया था, सैनिक संगठित किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कहता है कि मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या पद होता था। मनसब शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेणी या पद। मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना ने एक पद या श्रेणी प्राप्त थी, जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थे। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित था। किस प्रणाली पर? दशमलव प्रणाली पर आधारित था। दीवान शब्द फारसी भाषा का है और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया। वे इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे। अकबर के शासनकाल में 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पद, जिसको मुजफ्फर खां तुर्वती, राजा टोडरमल, ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों आता जाता रहा। दीवान जो है वह आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 11वें वर्ष, जो कि 1566-67 में प्रारंभ किया था। मनसब प्राप्तकर्ता 3 वर्गों में विभक्त थे। 10 से लेके 500 तक मनसबदार, 500 से लेके 2500 तक जिसको अमीर कहते थे, और 2500 से ऊपर अमीर ए आजम कहलाता था। 10 से 500 तक क्या कहलाता था? मनसबदार। 500 से 2500 तक का अमीर कहलाता था, और 2500 से ऊपर जो है अमीर ए आजम कहलाता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कहता है कि इसके अलावा जात और सवार की दृष्टि से 3 श्रेणियों में बांटा गया था। इसके अलावा जो है जात और सवार की दृष्टि में 3 श्रेणियों में बटा था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कहता है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 में आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई प्रणाली शुरू करके मुगलकालीन व्यवस्था को अस्थायी रूप प्रदान किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। कहता है कि इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता जो था वह टोडरमल था। इसी के कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। उस समय टोडरमल अर्थमंत्री था। अर्थमंत्री का मतलब अर्थमंत्री था, और उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। ख्वाजा शाह कौन था? मंसूर था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पीछे 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय उसके प्रचलित मूल्यों का जो औसत निकाल कर उस औसत के 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। दहसाला का मतलब सीधा समझिए कि पिछले 10 साल का वो क्या करता था? भूमि रिकॉर्ड करता था, कितना उपज हुआ, और उसका एवरेज निकालता था। उसका एवरेज का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूल लेता था। चलिए नेक्स्ट है कि जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपने रचना दबिस्तान ए मजाहिब में पहली दीवान ए इलाही एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लिखित था। नेक्स्ट देखेंगे। कहता है कि अकबर ने आगरा से लगभग 36 किलोमीटर दूर
फतेहपुर सीकरी में 1568-69 में एक राजमहल सह किले का निर्माण आरंभ किया। इसमें जोधाबाई महल, पंचमहल, स्वर्ण महल अथवा सुनहरा मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, तुर्की सुल्तान की कोठी, बीरबल कोठी आदि प्रमुख हैं। तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा। कहते तुर्की सुल्तान महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। पंचमहल। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था। अकबर के गुजरात विजय 1572-73 ईस्वी में थी और इसके पश्चात सीकरी के फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा था। इसके पश्चात क्या हुआ? सीकरी को फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 के उपलक्ष्य में बताया जाता है। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांत को सम्मिलित कर उसे सामान्य बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल हिंदुओं में केवल बीरबल इसे स्वीकार किया था। हिंदुओं में कौन स्वीकार किया था? बीरबल ने। नेक्स्ट है कि अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा नामक गांव में अवस्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम क्या रखा? बहिस्ताबाद रखा। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनाई थी, किंतु जहांगीर 1613 ईस्वी में करवाया था। किंतु इसका निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने। कब करवाया था? 1613 में। यह मकबरा 5 मंजिला है। इसकी विशेषता इसका गुंबद विहीन है। यह गुंबद विहीन होना यही इसका विशेषता है। नेक्स्ट देखेंगे। कहता है कि अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की अध्यक्षता किया था। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रजमनामा नाम से फारसी में अनुवाद, जो कि नकीब खां, बदायूनी तथा फैजी आदि जो है विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया। इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण, फैजी ने लीलावती, अबुल फजल ने कालियादामन का फारसी में अनुवाद किया था। तो बोलेगा रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी ने, और फैजी ने लीलावती का, और अबुल फजल ने जो है कालियादमन का। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। कहता है कि अकबर के दरबार के ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान किया था। हरविजय सूरी वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जिनचंद्र सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान किया गया था। युग प्रधान की उपाधि किसको दिया गया था? जिनचंद्र सूरी को। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ I समकालीन है। भारतीय राजा अकबर था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के समकालीन कौन था? भारतीय राजा अकबर था। रानी एलिजाबेथ I का जो समकालीन था वो कौन था? अकबर था। दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी।
भारत के उस समय का अकबर का जो शासन चल रहा था वो 1556 से 1605 तक रहा था। एलिजाबेथ वन का शासनकाल 1558 से 1603 तक रहा था। इसीलिए इस दोनों को समकालीन कहा जाता है, समकालीन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कहता है कि मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था। रॉल्फ फिंच, जिसका काल रहा था 1583 से 86, फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी था। रॉल्फ फिंच जो है फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिंच। अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1575 में फतेहपुर सीकरी में जो है 1575 में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर बात विवाद करना था। नेक्स्ट है कि 1578 ईस्वी में इसने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना द्वारा खोल दिया गया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपना हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में मजहरनामा की घोषणा किया। मजहरनामा की घोषणा किया। यह मजहरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया। मजहर को स्मिथ और बुलजले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण किया था। मजहर जारी करने के बाद जो है अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की। अकबर स्वयं बसंत, होली, दिवाली जैसे त्योहार उत्सव में भाग लेता था। उसने तुलादान, झरोखा दर्शन आदि हिंदू त्योहार को भी स्वीकार कर लिया था। लेन पुल के अनुसार हिंदू राजाओं को एकजुट कर लेना अकबर के समय सबसे स्पष्ट विशेषता थी। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी के अनुसार अकबर अपने युग के संतान और पिता दोनों थे। अकबर जो है अपने युग के संतान और पिता दोनों थे। यह किसने कहा था? डॉक्टर R.P. त्रिपाठी ने। R.P. त्रिपाठी ने। यहाँ तक जो है आपका अकबर का सारा पॉइंट जो है आपका खत्म हो गया। इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है देखेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलते ही वह राजगद्दी पर बैठ गया? जिसका राइट आंसर होगा कलानौर, ऑप्शन डी कलानौर। चलिए इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। कहता है कि हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब में सिकंदर सूर को समाप्त करने में संलिप्त था। क्या था? सिकंदर सूर को जो है ये समाप्त करने में संलिप्त था। उस अवसर पर बैरम खां उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया। उस समय अकबर की आयु जो है 14 वर्ष से कम थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अकबर का मुख्य उद्देश्य यही था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसका व्याख्या। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिक को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मान सिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडा गढ़ के से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए। फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हल्दी घाटी के नाम से युद्ध से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें राणा पराजित हुए और उन्हें जो है अरावली की पहाड़ी में शरण लेनी पड़ी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है कि हल्दी घाटी युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1576, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहता है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो ये कौन थे? हकीम खान थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं इसका व्याख्या थोड़ा सा। कहता है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगान की एक टुकड़ियों के साथ हकीम खानसूर कौन कर रहा था? हकीम खानसूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। राणा की मुगलों के साथ आमना सामना की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसे छापामार युद्ध का सहारा लिया था। आगे उसने किसका युद्ध का सहारा लिया था? छापामार युद्ध का सहारा लिया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए दिए गए मानचित्र में छायांकित भाग का कालावधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। ए क्षेत्र का परिचय और बी क्षेत्र एक नगर की स्थिति दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो देखिए बी जो है आपका कहाँ है? कश्मीर के क्षेत्र में। ए जो है आपका वह कहाँ है? गोंडवाना के क्षेत्र में। तो देखेंगे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1605 अकबर, गोंडवाना और लाहौर। गोंडवाना और लाहौर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह में स्थापित किए वह थे कौन? तो ये थे कछवाहों से। ऑप्शन बी कछवाहा। इसकी व्याख्या देखेंगे। कहता है कि अकबर, देखिए ये सारा डिस्कशन हम पीछे कर चुके हैं। अकबर के सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था तो सांगानेर नामक स्थान पर 1562 में आमेर का राजा बिहारीमल, जिसका भारमल बादशाह के सेवा में उपस्थित था, उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उसे अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई लोक प्रचलित नाम जोधाबाई का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त किया। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अजमेर से लौटते समय सांभर में उसे राजा बिहारीमल की पुत्री से विवाह किया। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से किस परिवार में सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? कि राइट आंसर होगा कछवाहा। ऑप्शन सी कछवाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है कि किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या देख लेते हैं। चलिए कहता है अकबर सूफी मंत्र में अपना आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। इसके अतिरिक्त वह समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के दर्शन हेतु अक्सर सिकरी भी जाया करता था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो इसको मारा था अधम खां को। किसको मारा था? अधम खां को। जो अधम खां कौन था? वह महम अगनगा का पुत्र, जो कि जिसका मृत्यु कब हो गया था? 1562 में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या उसने किया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कहता है कि राजपूताना के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं किया था? तो मेवाड़ ने स्वीकार नहीं किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखेंगे कहता है कि राज्य मेवाड़ के राजा ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। वहाँ के शासक राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर से संधि की थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? तो मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं इसका व्याख्या। कहता है कि 1565 में मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने भाद्र जून
में मुगल सेना का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा था। मुगल सेना ने उसे ढूंढने के लिए अनेक प्रयास किए। रावचंद्र सेन 1579 ईस्वी में सोजत पर अधिकार कर लिया। अतः अकबर ने पुनः सेना भेजकर उस पर आक्रमण कराया, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया और 1581 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की भांति ही उसने मुगलों से निरंतर संघर्ष किया तथा समर्पण नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाले दुर्गावती देश की रानी थी। दुर्गावती मंडला की रानी थी। मांडू नहीं मारना है, मंडला का मंडला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका व्याख्या। कहता है कि 1564 में अकबर ने करा एवं पूर्वी प्रदेशों के प्रशासक आसफ खां को गडक कंटंगा, जिसको गोंडवाना में के राज्य को जीतने के लिए भेजा था। इस राज्य के मोटे तौर पर आधुनिक मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले पड़ते हैं। उसका राजा वीर नारायण अल्पवयस्क था, परंतु उसकी मां दुर्गावती राज्य पर योग्यतापूर्वक शासन करती थी। उसने वीरतापूर्वक शाही दल का विरोध किया, परंतु गढ़ एवं मंडला वर्तमान जबलपुर जिले में के बीच जो है युद्ध में वह पराजित हुई। तो आपका ये हुआ। तो देखिए आज जो है आपका यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फिर जो है हम कल पार्ट 2 लेके आएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।